साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सितंबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पूरे मंथ की करंट अफेयर्स की जितने इवेंट्स होते हैं उनको निचोड़ कर आपके लिए लाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्लासेज आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर्स के लिए। आप आगामी किसी भी परीक्षा में बैठे, चाहे वो 70 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम हो, या इसके अलावा 2024 के जितने भी आगामी एग्जाम है, उन सभी के लिए ये क्लासेज महत्वपूर्ण है। हम करंट अफेयर्स को सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। एक बार अपनी क्लास का आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि हाँ, इन क्लासेज को पढ़ने के बाद हमारा कुछ छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं, फिर पुरस्कार जो होते हैं उनको देखते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम, प्रमुख योजनाएं, समितियां भारत सरकार की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होता है, प्रमुख सैन्य अभ्यास, प्रमुख सम्मेलन समारोह जो होते हैं। उसके बाद हम लोग जो रिपोर्ट सूचकांक जारी किए जाते हैं, कौन सी संस्था जारी करती है, भारत की क्या पोजीशन है, विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, फिर खेल कूद वाला सेगमेंट आता है और लास्ट में हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज को यहाँ पर शामिल करते हैं, जो चीज़ें छूट जाती हैं या जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। तो कुछ भी यहाँ पर छूटता नहीं है, हर चीज़ को कवर करते हैं। आपको हमारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हो ही जा रही हैं। इनकी पीडीएफ के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं 6306473800। जो बच्चे 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये संकल्प बैच है, जहां पर हम लोग प्रीलिम्स मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन करेंगे 70 बीपीएससी के लिए। फीस जिसकी केवल 499 है। क्लासेस सभी हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं, उनकी पीडीएफ केवल आपको हमारे पेड ग्रुप में दी जाती है, जिसकी फीस 499 होती है। केवल करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिन बच्चों को केवल करंट अफेयर्स चाहिए। राइट, सितंबर मंथ की महत्वपूर्ण नियुक्तियों में पहला नाम है टीवी सोमनाथन का। टीवी सोमनाथन ये नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है जब कोई नया कैबिनेट सचिव बनता है। टीवी सोमनाथन ये नए कैबिनेट सचिव बने हैं राजीव गौबा के स्थान पर। गोविंद मोहन ये नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं, अजय भल्ला का इन्होंने स्थान ग्रहण किया। अगला नाम है अनुरा दिसानायके का। अनुरा दिसानायके और हरीना अमरसूरिया ये दोनों ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अनुरा दिसानायके ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं और हरीना अमरसूरिया ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति श्रीलंका के बने हैं दिसानायके, प्रधानमंत्री बनी है अमरसूरिया। रॉबर्ट कीथरे ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष बने। आतिशी मार्लेना आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार्लेना, और ये 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, इस बात को भी याद रखना है। पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की थी सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित बनी थी, और नेक्स्ट टाइम आप देख रहे हैं ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है आतिशी मार्लेना। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री बनी है। महिलाओं के क्रम में ये तीसरी हैं। राजेश नंबियार, इन्हें नैसकॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज जिसका फुल फॉर्म होता है। तो नैसकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नंबियार। रणधीर सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ये एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने हैं। निर्विरोध इन्हें चुना गया है 2024 से 2028 के कार्यकाल के लिए। याद रखिएगा, रणधीर सिंह का नाम एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। श्रीनिवासुलु शेट्टी ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीनिवासुलु शेट्टी। अमित शाह जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, संसदीय राजभाषा समिति के लिए इन्हें पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन्हें संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोहम्मद यूनिस इस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और हमने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में इनका नाम डिस्कस किया था। क्यों इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। छात्रों द्वारा आरक्षण के विरोध में व्यापक आंदोलन के कारण बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और उसका जो मुख्य सलाहकार बनाया गया वो किसे बनाया गया है? मोहम्मद यूनिस का। मोहम्मद यूनिस ये वही है जिन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो ग्रामीण बैंक मॉडल इन्होंने शुरू किया था बांग्लादेश में। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मॉडल पर ये आधारित बैंक था, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि जो लोगों की जो ज़रूरतें थी ग्रामीण स्तर पर वो पूरी हो सके, और
इसी ग्रामीण बैंक मॉडल के आधार पर ही भारत का जो आप ग्रामीण बैंक देखते हैं, ये बेसिकली इसी से इंस्पायर था। मोहम्मद यूनिस के द्वारा शुरू किया गया बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक मॉडल शुरू किया गया था, और इसके सफल क्रियान्वयन के बाद ही 2006 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का इन्हें मुख्य सलाहकार बनाया गया है। महत्वपूर्ण है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देने का क्या कारण रहा, तो आप क्या बताएंगे? छात्रों द्वारा आरक्षण के विरोध के व्यापक प्रदर्शन के कारण जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा, राइट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आलिया भट्ट, इन्हें भारतीय सौंदर्य ब्रांड लोरियल की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मनु भाकर, ये महत्वपूर्ण है, भारतीय निशानेबाज हैं और इनको इस बार आप जानते हैं इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे और 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं ये मनु भाकर। ये भारतीय निशानेबाज हैं और इनको हाल ही में बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा, मनु भाकर का। अगला नाम है शरथ कमल, जो टेनिस खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन के ये पहले राजदूत बने हैं। शीतल देवी, राजेश कुमार, दोनों पैरा ओलंपिक तीरंदाज हैं और आगे जब हम खेल कूद का सेगमेंट देखेंगे वहां पर इनकी चर्चा करेंगे, पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में जब अभी हम डिस्कस करेंगे। शीतल देवी, राजेश कुमार, जिन्हें हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में निर्वाचन आयोग के दल के रूप में शामिल किया गया है। बी श्रीनिवासन, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दयाल सिंह की जगह। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में हमने देख लिया है सितंबर 2024 मंथ की। इसमें आप लोग श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम मत भूलिएगा। दिशानायके राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के। अमर सूर्या, ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन बने हैं। आतिशी मरलेना, दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री, और महिला के क्रम में देखेंगे तो सुषमा स्वराज शीला दीक्षित के बाद तीसरी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी है। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने हैं। मनु भाकर, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मनु भाकर ये भारतीय निशानेबाज हैं। अब हम सितंबर 2024 मंथ के प्रमुख पुरस्कारों को देखेंगे, जिसमें पहला है ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार। स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है ई गवर्नेंस 2024 के संबंध में, और यही आपसे पूछा जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस 2024 के संबंध में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 की सूची आ गई है और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीला गगन दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली पहली कैटेगरी, और यही आपसे पूछी जाती है। सेकंड कैटेगरी होती है 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की, और तीसरी कैटेगरी होती है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की। तो पहले कैटेगरी आपको याद रखनी है, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया जाता है। इसमें शीर्ष पर 5 रैंकिंग देखें तो पहला है सूरत, दूसरे पर है जबलपुर, तीसरे पर आगरा, चौथे पर लखनऊ और 5वें पर कानपुर। यूपी पीसीएस वालों से प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 की सूची में कैटेगरी 1 में शीर्ष 5 में कितने यूपी के जिले शामिल हैं, कितने शहर शामिल हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 शहर शामिल हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 सिटीज में, जिसमें तीसरे पर आगरा है, चौथे पर लखनऊ और 5वें पर कानपुर। बाकी 70 बीपीएससी प्रीलिम्स वालों के लिए ये पहली दूसरी रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। सूरत को पहली और जबलपुर को दूसरे स्थान पर रखा गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी 1 में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इसे 2019 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसका लक्ष्य था 2024 तक PM10 और PM 2.5 के स्तर में 20 से 30% की कमी करना, 20 से 30% की कमी करना, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? 2019 में। ये आपसे पूछा जाता रहता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2024 ये अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। नवरत्न कंपनी का दर्जा भी हाल ही में 4 कंपनियों को दिया गया है। ये नवरत्न कंपनी का जो दर्जा दिया जाता है, ये सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो 4 कंपनियों को जिन्हें हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, उसमें शामिल है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम, तीसरी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चौथी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। और इसी के साथ वर्तमान में कुल 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनी है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई है? 25। किन 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ये आपको याद रखने हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नवरत्न कंपनी का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा।
यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को गैर संचारी रोगों के रोकथाम नियंत्रण के लिए। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान होता है। जब भारत को दिया जाता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए एशिया के जिन देशों को 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, 5 एशियन कंट्री को दिया गया है, जिसमें नोंग फुओंग को दिया गया है जो वियतनाम के हैं, और कर्मा फुंतसो ये भूटान के हैं, मियाजाकी हायाओ जापान, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ये थाईलैंड के हैं, और फरवीजा फरहान ये इंडोनेशिया के हैं। तो आपसे यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिन 5 एशियन कंट्री को दिया गया है उसमें कौन सी कंट्री शामिल नहीं है। तो वियतनाम, भूटान, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये 5 कंट्रियों के नाम आपको याद रखना है, और ये भूटान वाला और जापान वाला नाम भी याद रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जापान के कर्मा फुतुनसो और जापान के मियाजाकी हायाओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। बाकी वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया वाला नाम एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में अगर आ जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसको सही कर लें। अगला है सिंगापुर लिटरेचर पुरस्कार दिया गया है भारतीय मूल की प्रशांति राम को उनकी साहित्य 9 यार्ड साड़ी के लिए। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पाटा कहते हैं, तो पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है केरल पर्यटन को, ये याद रखिएगा। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 केरल पर्यटन को मिला है। फिक्की यंग लीडर्स आइकन अवार्ड ये नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नीरज चोपड़ा ये भारतीय जेवलिन खिलाड़ी हैं, और आयुष्मान खुराना ये आप जानते हैं भारतीय अभिनेता हैं। तो 2 लोगों को फिक्की यंग लीडर्स आइकन अवार्ड दिया गया है जो भारत के हैं, उसमें शामिल नाम है नीरज चोपड़ा का और आयुष्मान खुराना का। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 अवार्ड दिया गया है ध्रुवी पटेल को, भारतीय मूल की ये अमेरिकी हैं। ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? कुथलूर गांव बताएंगे। ये कर्नाटक का गांव है। साहसिक पर्यटन श्रेणी में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का भी पुरस्कार दिया गया है, कुथलूर गांव कर्नाटक का। आईफा अवार्ड 2024, आईफा अवार्ड 2024 इसमें जो बेस्ट फिल्म के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो एनिमल को दिया गया है। बेस्ट अभिनेता शाहरुख खान को दिया गया है उनकी जवान फिल्म के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा को, विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल फिल्म के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में अनाउंस कर दिया गया है। 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 17वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह में ये पुरस्कार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, और ये पुरस्कार पाने वाले ये 54वें विजेता होंगे। ये आपको याद रखना है कि इस वर्ष जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 2022 का, वो किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। और मिथुन चक्रवर्ती 54वें व्यक्ति बन गए हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और किस फिल्म महोत्सव समारोह में दिया गया? तो ये 17वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह में ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देख लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें थे सितंबर मंथ की। एक है आपकी इंडियाज @100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये केवी सुब्रमण्यम की है। इंपॉर्टेंट ये बुक्स है केवी सुब्रमण्यम की, इंडियाज @100। वहीं जो नेक्सस बुक थी वो है युवल नोआ हरारी की। युवल नोआ हरारी ने नेक्सस बुक लिखी और केवी सुब्रमण्यम ने इंडियाज @100। ये दोनों बुकों के नाम उनके लेखक याद रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम देख लेते हैं। 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस, ये जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और इस दिवस के अवसर पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम कहेंगे रेसेट कार्यक्रम को शुरू किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस की जो थीम थी इस बार वो थी स्पोर्ट फॉर प्रमोशन एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सितंबर मंथ में इसे मनाया जाता है 1 से 30 सितंबर तक। 1 सितंबर 2024 को जो इस वर्ष का राष्ट्रीय पोषण माह है, इसे धार डिस्ट्रिक्ट जो एमपी में पड़ता है यहाँ से इसको शुरू किया गया है। थीम राष्ट्रीय पोषण माह की थी इस वर्ष की पूरक आहार के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्यकर विकास सुनिश्चित करना। ये महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सितंबर में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ नीला गगन दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ नीला गगन दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन #क्लीन एयर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024, इसे भी 7 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार जो पहला शनिवार पड़ा वो 7 सितंबर को पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जागरूकता दिवस गिद्ध जागरूकता दिवस में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने बर्ड काउंट और ई बर्ड के साथ मिलकर 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक गिद्ध की गणना 2024 की शुरुआत की है। राइट, तो गिद्ध की गणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया है बर्ड काउंट और ई बर्ड के साथ मिलकर।
हिमालय दिवस ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो है सस्टेनेबल हिमालयाज। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने के अवसर पर हीरक जयंती ये 75 वर्ष जब हो जाते हैं तब मनाई जाती है। तो आप जानते हैं हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को, और इसी के साथ 75 वर्ष पूरे हो गए हैं आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने। तो इस वर्ष जो है हीरक जयंती मनाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 17 सितंबर 2024 से हिंदी पखवाड़ा शुरू किया है। तो हिंदी पखवाड़ा किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 17 सितंबर 2024 से। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने के अवसर पर जो है हीरक जयंती मनाई गई। हीरक जयंती कब मनाई जाती है? जब 75 वर्ष किसी इवेंट्स के पूरे हो जाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस महत्वपूर्ण है, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। थीम थी इस बार इंपॉर्टेंस ऑफ एआई एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरीके के फैक्ट आप मेंस एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। जब एआई के आप उपयोगों के बारे में लिखें या लोकतंत्र के बारे में आप लिखें, लोकतंत्र की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, ई गवर्नेंस जब आप लिख रहे हो, तब इस तरीके के आप इवेंट्स को जो है अपने मेंस एग्जाम में भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर अ गुड गवर्नेंस। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम है ओजोन दिवस की मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। मॉनिटर प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन ओजोन दिवस की थीम है। 16 सितंबर को मनाया जाता है इसे। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 ये 17 से 20 सितंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है कि जल सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर मंथ में 17 से 20 सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली से भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। थीम इस बार की थी समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग। विश्व समुद्री दिवस ये 26 सितंबर को, थीम इस वर्ष थी विश्व समुद्री दिवस की नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष मेजबान देश जॉर्जिया था, और थीम थी पर्यटन दिवस की पर्यटन और शांति। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मेजबान देश था इस बार जॉर्जिया, और थीम थी विश्व पर्यटन दिवस की पर्यटन और शांति। विश्व नदी दिवस इसे 29 सितंबर को मनाया जाता है। थीम थी वाटरवेज ऑफ लाइफ। वाटरवेज ऑफ लाइफ नदी दिवस की थीम थी। अब हम सितंबर मंथ की महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ समितियां और अभियानों को देखेंगे। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसे हमने अपने बजट सेशन में भी कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट योजना है, आपके एग्जाम में आने लायक। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का क्या मतलब होता है? जब केंद्र सरकार के द्वारा कोई स्कीम, कोई अभियान शुरू किया जाता है और उस अभियान योजना में राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है, तो उसे हम केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं। और केंद्रीय क्षेत्रक योजना वो होती हैं जिनको पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है और उनको क्रियान्वित किया जाता है। तो केंद्र प्रायोजित योजना है। इस अभियान में कुल व्यय देखेंगे तो 79,156 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा होगा 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों का हिस्सा होगा 22,823 करोड़ रुपए। 18 सितंबर 2024 को जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा। अब इस योजना को कब शुरू किया गया है, तो ये आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है 18 सितंबर 2024। बजट 2024 से 25 में इस अभियान की घोषणा की गई थी, और इस घोषणा के अनुरूप ही 63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। हमने अपने बजट सेशन में इसको डिस्कस किया था, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 18 सितंबर 2024 को जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत बजट 2024-25 की घोषणा के अनुरूप 63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। तो 63,000 गांव नहीं भूलना है और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को शामिल किया जाएगा, याद रखिएगा। इस अभियान में 549 जिले और 2,740 ब्लॉक के गांव शामिल होंगे। इस अभियान में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। तो सभी बातें याद रखना है। प्रश्न आपसे अगर स्टेटमेंट वाला पूछा जाएगा तो इन सभी बातों को शामिल करके पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीएम आशा कहेंगे, की एकीकृत योजना को शुरू किया गया है। केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य है क्या? किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना। इसके अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 2025-26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है।
कि 15 वित्त आयोग का कार्यकाल 2025-26 तक होगा, तो 15 वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान ही इसकी भी समयावधि निश्चित की गई है। 2025-26 तक इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके लिए जो व्यय राशि रखी गई है वो है 35,000 करोड़ रुपए। पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत कई घटक शामिल होंगे, जिसमें मूल्य समर्थन योजना आप देखेंगे, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य घाटा भुगतान योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना। तो अभी तक ये अलग अलग योजनाएं चालू थी और इनको जो है मर्ज करके एक एकीकृत योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत, और इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 2025-26 तक। महत्वपूर्ण है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने लायक योजना है। जितनी भी योजना हम सितंबर मंथ में देख रहे हैं वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान हो या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान हो। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। इसे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शुरू किया गया है और इस परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे हाल ही में नवरत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया है। तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना ये कहाँ पर स्टैब्लिश की जा रही है, मध्य प्रदेश में, ये आपसे पूछा जाएगा। कैंसर मूनशॉट पहल इसे 21 सितंबर 2024 को जो अभी क्वाड की बैठक हुई थी, तो क्वाड देशों के द्वारा इसे शुरू किया गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए। याद रखिए, महत्वपूर्ण है, कैंसर मूनशॉट पहल 21 सितंबर को क्वाड देशों के द्वारा शुरू किया गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए। बायो राइड योजना जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन शुरू की गई है। बायो राइड योजना की जो समय अवधि है वो 15वें वित्त आयोग की अवधि तक है, यानी 2021-22 से 2025-26 तक। बायो राइड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो अगली योजना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना। बिहार सरकार के द्वारा 6 अगस्त 2024 को शुरू किया गया है। इसके तहत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को सरकार के द्वारा मुफ्त बोर मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा दी जाएगी और इसके लिए 15 लाख रुपए तक की सहायता सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है, राइट। और इस योजना के तहत जो बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित होंगे उनके द्वारा सरकार जो है उन्हें मुफ्त बोर मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा देगी और उसी के साथ जो है 15 लाख रुपए तक की सहायता भी प्रोवाइड कराएगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी के सेगमेंट पे आते हैं। पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से उड़ने वाली टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया में जॉब एविएशन कंपनी के द्वारा। और ये जो टैक्सी शुरू की गई है हाइड्रोजन ईंधन से उड़ने वाली, इसकी अधिकतम गति 322 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओरल कॉलरा वैक्सीन हिलचाल, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से हिलचाल अखबार की सुर्खियों में रहा, ये किससे संबंधित है, तो ये एक वैक्सीन है ओरल कॉलरा। तो कॉलरा से रिलेटेड ये कॉलरा से संबंधित ये वैक्सीन है ओवीसी, जिसका नाम रखा गया है हिलचाल। भारत बायोटेक ने हिलमैन लैब्स के सहयोग से इसको विकसित किया है। ओरल कॉलरा वैक्सीन, नाम क्या है, हिलचाल। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट 5 जून 2024 को पायलट सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर को एक सप्ताह के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर परीक्षण मिशन पर गया था और इसे 14 जून 2024 को दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर में हीलियम लीक का पता लगने के बाद जो है स्पेसक्राफ्ट की वापसी जो है रोक दी गई थी। और आप जानते हैं कि इन दिनों सुनीता विलियम्स और बुल विचर ये स्पेस में ही हैं और अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक घोषणा की गई है कि अब इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी फरवरी 2025 में नासा के क्रू 9 मिशन के तहत शेड्यूल की गई है, राइट। तो ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा और न्यूज की अखबार की सुर्खियों में हमेशा कई दिनों से बना हुआ है। तो बोइंग का स्टार लाइन स्पेसक्राफ्ट था जिसके माध्यम से सुनीता विलियम्स और बुच विलर अंतरिक्ष गए थे। इनको जो है वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर में हीलियम लीक का पता लगने के बाद जो है स्पेसक्राफ्ट की वापसी रोक दी गई थी। और इन दिनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है वो नासा के क्रू मिशन के तहत जो है इन्हें फरवरी 2025 में लाए जाने की घोषणा नासा के द्वारा की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को भारत के लिए अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान, नया पुनः उपयोग योग्य कम लागत वाला प्रक्षेपण यान विकसित करने की मंजूरी दी गई है। यह प्रक्षेपण यान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन तथा 2040 तक भारतीय चालक दल के चंद्रमा पर उतारने की क्षमता विकसित करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप भी है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का जो टारगेट है वो किस वर्ष तक है जब वो चंद्रमा पर भारतीय चालक दल को उतारेगा, तो उसका टारगेट है 2040 तक। अंतरिक्ष स्टेशन भी भारत जो है 2040 तक स्थापित करने का लक्ष्य उसने निर्धारित किया और इन दोनों ही लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये जो हाल ही में कदम उठाया गया है
वो इसके अनुरूप है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा कदम उठाया है, तो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी नया पुनः उपयोग योग्य कम लागत वाला प्रक्षेपण यान विकसित करने की मंजूरी दी है। राइट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को ही अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटल मिशन के विकास को भी मंजूरी दी है। चंद्रयान 4 पर 2104.06 करोड़ रुपए और वीनस ऑर्बिटल मिशन पर 1236 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटल मिशन के विकास को मंजूरी दे दी है और इसके लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा उसको भी एलोकेट कर दिया गया है और यह मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा, ऐसी घोषणा भी की गई है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेस अन्वेषण के संबंध में ये दोनों ही कदम महत्वपूर्ण रूप से उठाए हैं। पहला कदम क्या है कि अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को विकसित करने की मंजूरी दी है और दूसरा कदम क्या उठाया, चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटल के विकास को भी मंजूरी दे दी है। राइट। अब हम सैन्य अभ्यास देखते हैं। पहला सैन्य अभ्यास जो इंपॉर्टेंट है वो है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति को 2 चरणों में आयोजित किया गया। ये एक बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है। पहला चरण 6 से 14 अगस्त तक सुलार तमिलनाडु में किया गया था और दूसरा जो चरण आयोजित हुआ तरंग शक्ति का वो 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर राजस्थान में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास 2 चरणों में आयोजित हुआ। पहला चरण सुलार तमिलनाडु में और दूसरा चरण जोधपुर राजस्थान में। इस अभ्यास के दौरान स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस को उड़ाने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट भी बनी, स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार, इसका आयोजन लद्दाख में किया गया है। अभ्यास मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत स्पेन समुद्री साझेदारी अभ्यास, इसका आयोजन स्पेन में किया गया है और इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तबर ने हिस्सा लिया था। तो भारत और स्पेन के मध्य जो समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ हाल ही में, कहाँ हुआ, स्पेन में, और इसमें किस भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया, तो याद रखिएगा भारतीय नौसैनिक जहाज INS तबर ने। नौसेना अभ्यास वरुणा के बारे में जान लीजिए। भारत फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन जो इस बार किया गया है वो भूमध्य सागर में किया गया है। भूमध्य सागर में किया गया है नौसेना अभ्यास वरुणा। किन देशों के मध्य, तो भारत और फ्रांस के मध्य। सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजाह 5, ये दोनों सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के मध्य आयोजित किए जाते हैं। ईस्टर्न ब्रिज और अल नजाह। पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का अनावरण गोवा में किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, समुद्र प्रताप। या ऐसे भी प्रश्न होता है कि समुद्र प्रताप इन दिनों अखबार की सुर्खियों में रहा है, किससे संबंधित है, तो ये एक प्रकार से ये स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे गोवा में अनावरण किया गया है, समुद्र प्रताप जिसका नाम है। हाल ही में भारतीय नौसेना में अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी जिसका नाम क्या है, अरिघात, इसको शामिल किया गया है। जब अरिहंत श्रेणी की पहली पनडुब्बी आई थी उस टाइम जो भी एग्जाम हो रहे थे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा था, तो ये महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना में अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है अरिघात। इसे रक्षा मंत्री के द्वारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है ये कि INS अरिघात जो है 112 मीटर लंबी नाभिकीय आयुध युक्त पनडुब्बी है। ये याद रखना है, नाभिकीय आयुध युक्त पनडुब्बी K-15 मिसाइलों से लैस है। राइट। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट के 4th एंड 5th जहाज INS मालपे और INS मुल्की को कोच्चि में लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि INS मालपे और INS मुल्की हैं क्या, तो आपका जवाब क्या होगा, ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट हैं। राइट। भारतीय नौसेना के नौकायन पोत तांडड़ी से 2 महिला अधिकारी जिनमें शामिल हैं रूपा A और दिलाना K, इनके द्वारा जो है सागर की परिक्रमा की जाएगी। ये परिक्रमा लगभग 21,600 समुद्री मील या 40,000 किलोमीटर की होगी। बिना किसी बाहरी सहायता के ये परिक्रमा की जाएगी नौकायान पोत तांडड़ी से। 2 अक्टूबर 2024 यानी गांधी जयंती के दिन INS मंडोवी गोवा से इसे हरी झंडी दिखाई गई है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पोत तांडड़ी की मदद से 2 महिला अधिकारी रूपा A और दिलाना K के द्वारा सागर की परिक्रमा बिना किसी बाहरी सहायता के की जाएगी। अब हम लोग प्रमुख सम्मेलन समारोह को देखते हैं। 2024 का जो COP29 हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन, ये अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू है। राइट। तो याद रखिएगा 2024 का जो COP29 हुआ है यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, अजरबैजान बाकू में। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को विशेष भागीदारी घोषित किया गया। 6वां क्वाड
जो हुआ है लीडर शिखर सम्मेलन क्वाड का, और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाएगा तो ये चौथा क्वाड था, क्योंकि जो 2 क्वाड हुए हैं वो वर्चुअली हुए थे। तो व्यक्तिगत उपस्थित वाला ये चौथा क्वाड था, और ओवरऑल समग्र रूप से छठवां क्वाड लीडर सम्मेलन था। 21 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ अमेरिका में। कहाँ पर? तो विल्मिंगटन डेलावेयर में। विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में क्वाड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई थी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के दौरान कई घोषणाएं की गई हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड जो हुआ है छठवां क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन, और व्यक्तिगत उपस्थिति वाला जो चौथा क्वाड हुआ है विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में, इसमें कौन सी घोषणाएं की गई? तो उसमें पहली है मैत्री, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के क्षेत्रीय समुद्री पहल है ये मैत्री। तो याद रखिएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के क्षेत्रीय समुद्री पहल मैत्री को शुरू करने की घोषणा की गई है। प्रथम क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वर मिशन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु इसे 2025 में भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। प्रथम क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वर मिशन, राइट, इसको शुरू किया जाएगा कब? 2025 में भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स के द्वारा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर की रोकथाम नियंत्रण के लिए कैंसर मूनशॉट पहल को शुरू किया गया है। अभी हमने पीछे भी इसकी चर्चा की थी। तो ये आपको क्वाड के बारे में याद रखना है। अच्छा, 2025 का जो क्वाड है वो कहाँ पर होगा? तो 2025 का क्वाड कहाँ होगा? भारत में होगा। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्यिक दूतावासों को स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वाड की बैठक में आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया, और इसके लिए अमेरिका की जो यात्रा की, और इसी यात्रा के दौरान बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों को स्थापित करने की भी घोषणा की है। तीसरा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, ये भारत की मेजबानी में वर्चुअली रूप से हुआ है। आपको थीम याद रखनी है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट 2024 की, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सेमिकॉन इंडिया 2024, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया है, ग्रेटर नोएडा में। शेपिंग द सेमिकॉन थीम थी सेमिकॉन इंडिया 2024 की, ये आपसे पूछी जा सकती है थीम भी। तो शेपिंग द सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम थी, आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ। पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल, ये नई दिल्ली में हुआ, थीम थी सतत आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, ये भी नई दिल्ली में हुआ। विश्व खाद्य भारत 2024, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ। चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो थीम थी कॉर्न एथेनॉल, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड डिकार्बनाइजेशन। तो ये आपको शुरू के वर्ड याद रखना है, कॉर्न एथेनॉल। ये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की थीम थी जो नई दिल्ली में जिसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया? ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। G20 श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये फोर्टालेजा ब्राजील में हुई है। तो याद रखिएगा, G20 श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक 2024 की ब्राजील में हुई है, ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया था श्रम रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने। सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, यह नई दिल्ली में हुआ। 24वीं संघाई सहयोग संगठन बैठक 2025, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगी। और हाल ही में एस जयशंकर प्रसाद ने हाल ही में कहा कि वो संघाई सहयोग संगठन में बैठक के लिए वो पाकिस्तान जाएंगे, राइट। तो 24वीं संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2024 ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगी। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024, ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजन इसका किया गया है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में। शिल्पी दीदी महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, ये नई दिल्ली में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है, शिल्पी दीदी महोत्सव। नदी उत्सव 2024, इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में। थीम नदी उत्सव की क्या थी? तो रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ। भारतीय कला महोत्सव, ये पहला भारतीय कला महोत्सव था जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद में। ये महत्वपूर्ण है। अब हम लोग प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। सबसे बड़े कच्चे तेल भंडारण वाले देश देखें तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई वो एनर्जी एजेंसी यूएसए की थी, उसके द्वारा जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया? सबसे बड़ा जो कच्चा तेल का भंडार है वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला ये साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल की कंट्री है जो अरेबियन सी से बाउंड्री टच करती है, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार हैं। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब। भारत 4.5 मिलियन बैरल के भंडारण के साथ 23वें स्थान पर है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वेनेजुएला सबसे बड़ा तेल का भंडार है नहीं, ऐसा स्टेटमेंट अभी हाल ही में जो 2024 का यूपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां पर इसके बारे में पूछा गया था। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा ये जारी की जाती है। स्विट्जरलैंड विश्व प्रतिभा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, भारत 98वें नंबर पर।
2023 में भारत जो है 56वें स्थान पर था, यानी 2 रैंकिंग जो है और ज़्यादा खराब हो गई भारत की प्रतिभा सूचकांक के संबंध में। तो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर जब लोग गाना बजाना करेंगे तो कैसे प्रतिभा सूचकांक में हमारा देश जो है वो अग्रणी श्रेणी में शामिल हो पाएगा। और इसीलिए हाल ही में भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की है कि 16 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उन पर जो है सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन किया जाएगा, ताकि बच्चे का जो इनोवेटिव दिमाग है, जो सोचने की जो क्षमता है, जो उनकी नवाचारी प्रकृति है, वो डिस्ट्रॉय ना हो सोशल मीडिया पर अधिक टाइम बिताने के कारण। लेकिन भारत में इस तरीके के कदम अभी तक नहीं उठाए गए, जो कि एक हार्मफुल है, और उसी का ये सब नतीजा है कि प्रतिभा सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 2 स्थान गिर गई है। 2023 में 56 थी, 2024 में ये 58 हो गई। पहली नंबर पर कौन सा है प्रतिभा सूचकांक में? स्विट्जरलैंड। फॉर्चून ग्लोबल 100 की सूची आ गई है, जिसमें विश्व की शीर्ष कंपनियां बताई गई हैं। तो विश्व की शीर्ष कंपनियां फॉर्चून ग्लोबल 100 के अनुसार वॉलमार्ट है, दूसरे पर अमेजन है। भारत की 5 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। टॉप 100 में भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं, बस आप इतना जान लीजिए, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री है और LIC है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां ये टाइम पत्रिका के अनुसार आप जान लीजिए, तो पहले पर है एप्पल, दूसरे पर एक्सचेंजर, तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट। तो ये दोनों अलग अलग रैंकिंग है, अलग अलग संस्था के द्वारा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों को एक ही जगह लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर्चून ग्लोबल 500 के अनुसार विश्व की शीर्ष कंपनी वॉलमार्ट है, दूसरे पर अमेजॉन है। और टाइम पत्रिका के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन सी है? तो एप्पल है, दूसरे पर एक्सचेंजर है। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 लिस्ट आई है, और उसमें भारत के 3 लोग शामिल हुए हैं। पहले नंबर पर आप देख रहे हैं अश्विनी कुमार हैं, जो भारतीय रेल मंत्री हैं। दूसरे पर अनिल कुमार, ये भारतीय अभिनेता हैं अनिल कुमार। और तीसरा आप देख रहे हैं नाम नंदन नीलकेड़े, ये इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। तो भारत के अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर और नंदन नीलकेड़े ये टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, इसमें शीर्ष 3 देशों की कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसमें पहले पर केरल, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर जम्मू कश्मीर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है, तो आपको बता दें कि ये सिर्फ टॉप 3 रैंकिंग को ही जारी करता है, उसके अलावा किसी अन्य राज्यों की रैंकिंग को जारी नहीं करता है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो टॉप 3 रैंकर हैं उनमें पहला स्थान है केरल का, और दूसरा तमिलनाडु का, तीसरा जम्मू कश्मीर का। महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 ये लेवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी की जाती है। महत्वपूर्ण क्यों है? एशिया पावर हाउस में अमेरिका को पहले स्थान पर रखा, दूसरे पर चीन को, और इस वर्ष भारत ने जापान को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया। एशिया पावर इंडेक्स में किसके द्वारा जारी की जाती है? तो लेवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत, चौथे पर जापान पहुंच गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2024 केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान पर रहा केरल, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर राजस्थान, पांचवें पर त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग पूछी जाएगी तो छठवें पर। बिहार की रैंकिंग पूछी जाएगी, इट्स वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो बिहार की रैंकिंग क्या है? 26वीं रैंकिंग है डूइंग बिजनेस में, जिसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये 6वीं रैंकिंग तक नाम याद रखना है। 6वीं उत्तर प्रदेश की है, उसके पहले की 5 रैंकिंग में आप देख लीजिए। पहले पर है केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर राजस्थान, पांचवें पर त्रिपुरा। बिहार का स्थान 26वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है, और इसमें जो शीर्ष स्थान मिला है वो स्विट्जरलैंड को मिला है, जैसे प्रतिभा सूचकांक में मिला था। दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर अमेरिका। भारत 39वें स्थान पर है, 2023 में 40वें स्थान पर था। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है एक स्थान की वृद्धि देखी जा रही है, बेहतर हुआ है, राइट। तो याद रखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। भारत 39वें स्थान पर। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष 5 राज्यों की रिपोर्ट जारी की गई है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो वो तेलंगाना है, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर महाराष्ट्र, पांचवें पर उत्तराखंड। तो तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली, ये तो कम से कम आपको टॉप 3 स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो शामिल हैं उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले श्रेणी में, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ की है? प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसके अनुसार पर कैपिटा इनकम में तेलंगाना शीर्ष पर है, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर महाराष्ट्र, पांचवें पर उत्तराखंड। नेचर जनरल के अनुसार भारत विश्व का शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा 27 सितंबर 2024 को ये जारी किया गया है आंकड़ा। भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 के बीच में क्या रहा?
तो इस अध्ययन के अनुसार उदारीकरण के बाद दक्षिण राज्यों ने अपने समकक्षों को पीछे छोड़ दिया और वित्त वर्ष 2024 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर हो गई है 30%। यानी उदारीकरण के बाद, उदारीकरण कब आया था? 1991 में। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण के बाद जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है उसमें शामिल हैं दक्षिण भारत के राज्य। तो दक्षिण भारत के राज्यों ने अपने समकक्षों को पीछे छोड़ दिया और सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी 2024 में देखें तो कितनी हो गई है? बढ़कर 30%। वहीं तेलंगाना में हमने जैसे ऊपर बताया ही था कि पर कैपिटा इनकम के मामले में तेलंगाना जो है वो शीर्ष स्थान पर आता है। तो तेलंगाना में सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय अब राष्ट्रीय औसत का 193.6% है। उसके बाद देखते हैं तो कर्नाटक का 181% और तमिलनाडु का 171%, फिर केरल का। तो सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के स्तर पर देखें तो इन सभी राज्यों के जो हैं अधिक हैं। राष्ट्रीय औसत से पर कैपिटा इनकम इन सभी राज्यों की अधिक है। उनमें से सबसे ज्यादा जो है वो तेलंगाना की आप देख रहे होंगे। आपसे ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल जो कि एक समुद्री अर्थव्यवस्था राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सापेक्ष पर कैपिटा इनकम में जो है कमी दर्ज की गई है उदारीकरण के बाद से। वित्त वर्ष 1991 में बिहार की हिस्सेदारी हमने देखा था कि 6% थी और वहीं वित्त वर्ष 2024 में ये घटकर 4.3 हो गई। यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण को जो शुरू किया गया है उसमें जो है बिहार को क्या हुआ? नुकसान हुआ। और ये मेंस में भी प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है कि वित्त वर्ष 1991 में बिहार की हिस्सेदारी 6% थी, जो वित्त वर्ष 2024 में घटकर 4.3% रह गई। इसके पीछे के कारणों की पड़ताल कीजिए। और प्रीलिम्स में तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि वित्त वर्ष 1991 में बिहार की हिस्सेदारी कितनी थी? 6%, और वित्त वर्ष 2024 में ये घटकर कितनी हो गई है? 4.3%। यूपी पीसीएस वाले याद रख लीजिए उत्तर प्रदेश के संबंध में। उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश की जीडीपी में 12.6% थी, जो घटकर अब 9.5% रह गई है। आत्मनिर्भरता लक्ष्य के साथ खाद्य और तेलों के तेज विकास के लिए मार्ग और रणनीति आंकड़ा जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, महत्वपूर्ण है। और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत ने 16.5 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया, जिसमें घरेलू उत्पादन देशों की आवश्यकता का केवल 40 से 45% ही पूरा करता है। यानी भारत में जो आप खाद्य तेल देखते हैं इनका बड़े पैमाने पर क्या होता है? आयात होता है, क्योंकि खाद्य तेल की जितनी जरूरत है भारत में उतना का प्रोडक्शन नहीं होता है। केवल 40 से 50% ही भारत जो है खाद्य तेलों की आपूर्ति कर पाता है। इसलिए बड़े पैमाने पर भारत को घरेलू खाद्य तेल आपूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से जो है खाद्य तेल को इंपोर्ट करना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। इसके अनुसार पिछले दशकों में देश में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है, जो 19.7 किलोग्राम प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। ये सभी इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट यहाँ से बना के पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि खाद्य तेलों के संबंध में भारत जो है बड़े पैमाने पर अपनी घरेलू आपूर्ति के लिए क्या करता है? दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, आयात करता है खाद्य तेलों को। खेल कूद के सेगमेंट में आ जाते हैं। यूएस ओपन टेनिस हुआ है, जिसमें पुरुष एकल में खिताब जीता है जैनिक सिनर, जो इटालियन टेनिस खिलाड़ी हैं। इसकी उप विजेता रही हैं टेलर फ्रिट, जो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं महिला एकल में जो विजेता रही हैं वो आर्याना साबलेंका रही हैं, बेलारूस की टेबल टेनिस खिलाड़ी। और जेसिका पेगुला ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी थी, जो उप विजेता रही महिला एकल में। तो पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो जैनिक सिनर रहे, इटालियन टेनिस खिलाड़ी। और महिला एकल विजेता कौन रही हैं? बेलारूस की ये टेनिस खिलाड़ी हैं आर्याना साबलेंका। 45 चेस ओलंपियाड 2024 इसका आयोजन किया गया है बुडापेस्ट, हंगरी में। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और वही महिला वर्ग में भी पहली बार जो है स्वर्ण पदक जीता है चेस ओलंपियाड में। तो पुरुष वर्ग जिसको हम हैमिल्टन रसेल कप कहेंगे, पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला वर्ग जिसको हम कहेंगे वेरा मेंचिक कप, पहली बार महिला वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता है चेस ओलंपियाड के संबंध में। चेस ओलंपियाड 2024 का आयोजन हुआ कहाँ? बुडापेस्ट, हंगरी। भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ग्रैपिंडेस्ली कप को जो है बरकरार रखा है। इससे पहले भी भारत ने इस चेस ओलंपियाड में पदक जीता था, कांस्य पदक जीते थे। और उसके बाद फिर से इस बार देख रहे हैं भारत ने जो है स्वर्ण पदक जीते हैं महिला और पुरुष दोनों की कैटेगरी में, और ऐसा पहली बार हुआ है। और इसी के साथ जो है भारत रूस के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने ग्रैपिंडेस्ली कप को बरकरार रखा है। यानी पिछले बार भी ग्रैपिंडेस्ली कप भारत ने जीता था कांस्य पदक जीतकर, और इस बार भी उसने ये पदक जीता है। और इस तरह रूस के बाद जो है ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। पेरिस ओलंपिक आपसे पूछा जाएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक। पेरिस जो ओलंपिक खेल हुआ था उसको हमने अगस्त मंथली करंट अफेयर्स में कवर अप किया था, और सितंबर मंथ में अब हम पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 को कवर करेंगे। सारे आंकड़े आ गए हैं, खेल का समापन हो चुका है। आयोजन कहाँ हुआ पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का? तो पेरिस, फ्रांस में। प्रतियोगिता में भारत की ओर से 84 एथलीटों ने भाग लिया था। 3 नए खेल शामिल किए गए हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पैरा साइकिलिंग, पैरा
रोइंग और ब्लाइंड जूडो, इन 3 खेलों को शामिल किया गया है। भारत ने अब तक के सर्वाधिक 7 स्वर्ण जीते हैं, यानी पैरा ओलंपिक ने पहली बार जो है सबसे अधिक भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं इस बार? तो अब तक के सर्वाधिक 7 स्वर्ण जीते हैं। 7 स्वर्ण किन खिलाड़ियों ने जीता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 7 स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ियों में अवनी लेखरा हैं। शूटिंग में इन्होंने जीता है, ये शूटिंग खेल से बिलोंग करती हैं। महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, अवनी लखेरा। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी है अवनी लकीरा। वही हमने पेरिस ओलंपिक जब देखा था तो उसमें भानु भाकर का नाम देखा था, भानु भाकर का, जिन्होंने 2 पेरिस ओलंपिक पदक जीते थे। वही पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? अवनी लेखेरा। हरविंद सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, ये तीरंदाज खेल से संबंधित हैं। भारत के पहले पैरा ओलंपिक तीरंदाज हैं ये हरविंद सिंह, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नितेश कुमार ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। सुमित अंतिल ये जैवलिन थ्रो खेल से संबंध रखते हैं। धर्मवीर ये क्लब थ्रो खेल से संबंध है इनका। प्रवीण कुमार का हाई जंप से और नवदीप सिंह का भाला फेंक से। तो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अवनी लखेरा ये शूटिंग खेल से संबंधित है, इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते और इसके साथ ही ये पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते पैरा ओलंपिक में। हरविंद सिंह ये तीरंदाज हैं और तीरंदाज में इन्होंने पहला पैरा ओलंपिक भारत की तरफ से जीता है। नितेश कुमार ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो खिलाड़ी। धर्मवीर ये क्लब थ्रो खिलाड़ी। प्रवीण कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं और नवदीप सिंह भाला फेंक से संबंधित हैं। इन 7 व्यक्तियों ने जो है इस बार पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। सत्य प्रकाश सांगवान का नाम याद रखिएगा, ये भारत के पैरा ओलंपिक दल का जो है सेफ डी मिशन इन्होंने नियुक्त किया गया है। तो भारत के पैरा ओलंपिक दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया था? तो सत्य प्रकाश सांगवान को। इसके अलावा भी भारत के खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मरियप्पन का नाम याद रखिएगा, मरियप्पन थंगावेलु का, इन्होंने कांस्य पदक जीता हाई जंप में। लगातार 3 पैरा ओलंपिक में ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दीप्ति जीवन जी ये महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट हैं ये दीप्ति जीवन जी। शीतल देवी ने राकेश के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। शीतल देवी आप जानते हैं तीरंदाज हैं और ये भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता भी बन गई हैं। कपिल परमार ये जूडो खेल से संबंधित है और जूडो में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कपिल परमार। प्रीति पार ये ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, कांस्य पदक जीता है प्रीति पाल। कपिल परमार इन्होंने जूडो में पहला कांस्य पदक जीता है और भारत की तरफ से पहला पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले भी ये बन गए हैं कपिल परमार जूडो में। शीतल देवी ने कांस्य पदक जीता है और सबसे कम उम्र की ये पैरा ओलंपिक पदक विजेता बनी है। बाकी स्वर्ण पदक के बारे में आपको याद ही रखना है कि किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है, वो किस खेल से संबंधित है। पदक तालिका में अब हम स्थानों की बात कर लेते हैं। तो चीन को पहला स्थान मिला है और लगातार ये 6वीं बार शीर्ष पर रहा है। चीन ने कुल 220 पदक जीते हैं जिसमें 94 स्वर्ण, 76 रजत और 50 कांस्य थे। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर था पैरा ओलंपिक में जिसने 124 पदक जीते हैं कुल, जिसमें 49 स्वर्ण पदक थे, 44 रजत और 31 कांस्य पदक। अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा 105 पदकों के साथ, 36 स्वर्ण पदक जीते अमेरिका ने, 42 रजत और 27 कांस्य पदक। भारत ओवरऑल 18वें स्थान पर रहा था पैरा ओलंपिक में। भारत ने कुल 29 पदक जीते थे, ये आपको याद रखना है। पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं जिसमें 7 स्वर्ण थे, 9 रजत पदक थे और 13 कांस्य थे। राइट, पहला दूसरा तीसरा स्थान याद रखना है, किसने किसने पदक जीते और भारत के संबंध में ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। भारतीय पैरा ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को जो है पेरिस पैरा ओलंपिक से पूर्व डोपिंग प्रतिरोधी विनियमन उल्लंघन के कारण 18 माह के लिए निलंबित कर दिया गया था। किसे? प्रमोद भगत को। पेरिस पैरा ओलंपिक की भारतीय ध्वजवाहक देख लीजिए, तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक रही थी भारतीय ध्वजवाहक पेरिस पैरा ओलंपिक में, तो उनका नाम था सुमित अंतिल और भाग्यश्री, और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह प्रीतिपाल ये समापन समारोह में ध्वजवाहक रही थी पैरा ओलंपिक में, और उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री भारतीय ध्वजवाहक थी पेरिस पैरा ओलंपिक की। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड ये बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। न्यूज की काफी सुर्खियों में था इसलिए हमने यहाँ पर इसको शामिल किया है। सिद्धार्थ अग्रवाल ये बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, अकेले इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले सबसे अधिक उम्र दराज के भारतीय बन गए हैं। नाम क्या है? सिद्धार्थ अग्रवाल। भारतीय रेसलर संग्राम सिंह ने अमेरिका के जॉर्जिया में आयोजित गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। संग्राम सिंह अमेरिका की जॉर्जिया में आयोजित एक इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप थी जिसमें संग्राम सिंह जो है पहले फाइट जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम से इन्होंने संन्यास लिया। PR श्रीजेश, और संन्यास लेने के बाद ही इन्हें जूनियर
पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच भी नियुक्त कर दिया गया। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जो राष्ट्रमंडल खेल होता है उसका आयोजन अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। याद रखिएगा 2026 का राष्ट्रमंडल खेल या कह सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुछ खेलों को हटाना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो है अब कॉमनवेल्थ गेम्स की जो लागत है उसको कम करना चाहता है। जुलाई 2024 में ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत, जहां पर 2024 का ओलंपिक खेल होना था, लेकिन इसने 2026 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया। कारण क्या बताया है, बढ़ती लागत, यानी इन खेलों के आयोजन में जो लागत है वो काफ़ी लगती है और इसका हवाला देकर जो है खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया था। ये आपको याद रखना है। अगला है 47th वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता, इसका आयोजन लियोन फ्रांस में किया जाएगा। राजा रणधीर सिंह पहले भारतीय बने जिन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ये हमने अपने नियुक्तियों वाले में भी आपको बताया है। महिलाओं की 8वीं एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता ये राजगीर बिहार में आयोजित की जाएगी, तो बिहार स्पेशल वाले याद रखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2030 का मेजबान देश कौन होगा, तो ये फ्रांस होगा। फ्रेंच एल्प्स में आयोजित किया जाएगा शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, फ्रांस में। इस तरह हमने सितंबर 2024 मंथ की सभी डिटेल करंट अफेयर्स की घटनाओं को देख लिया है। अब हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स को शामिल करेंगे सितंबर मंथ की। जैसे टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए हैदराबाद तेलंगाना में स्वास्थ्य नगरम मॉडल को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देने वाले ये 2 पॉलिसीज सरकार के द्वारा भी शुरू की गई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो याद रखिएगा। बाकी बीपीएससी 70 प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश एग्रीगेट नीट 2024 शुरू की गई है कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु। वहीं उत्तर प्रदेश की पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति, जिसे 2024-29 5 सालों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। पशुधन कुक्कुट मत्स्य आहार से जुड़े जोखिमों को कम करना और संतुलित आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले बच्चे इन दोनों पॉलिसीज को याद रखना। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए इसरो ने शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया है। तो शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के लिए जो भारत अमेरिका मिशन है, तो उसके लिए इसरो ने मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो शुभांशु शुक्ला को। कुराकाओ एक कैरिबियन द्वीपीय देश है। कैरिबियन सागर में आप इसे देखेंगे। तो कुराकाओ को कैरिबियन समुदाय यानी कैरिकॉम का 6वां सहयोगी सदस्य बनाया गया है। आपको देखने में ये भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो कुराकाओ है कहाँ, तो ये कैरिबियन सी में एक द्वीपीय देश है जिसे कैरिबियन समुदाय का 6वां सहयोगी सदस्य बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बन गया है जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र कमान का जो मेजबान देश है वो दक्षिण कोरिया में है। जब दक्षिण कोरिया में आप युद्ध देखते हैं तो युद्ध के दौरान वहां पर शांति बनाए रखने और दक्षिण कोरिया को सहायता प्रदान करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र कमान को स्टैब्लिश किया गया था। और इस तरह देख रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र कमान का 18वां देश बन कौन सा गया है, जर्मनी बन गया है। और संयुक्त राष्ट्र कमान का मेजबान देश है कौन, तो दक्षिण कोरिया। याद रखना है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन हुआ है। 30 जुलाई 2024 को एक बड़ा ही विशाल विनाशकारी भूस्खलन देखने को मिला था केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अहमदाबाद गुजरात में पहला एमएसएमई उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहां पर पहला एमएसएमई उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे की राजकीय यात्रा की थी। तो याद रखिएगा, 5 से 10 अगस्त के बीच भारत की राष्ट्रपति ने 3 देशों की यहाँ पर राजकीय यात्रा की थी, जिसमें शामिल थी फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे, इन देशों की राजकीय यात्रा की थी 5 से 10 अगस्त के बीच में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भुज और अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसका पहले नाम क्या था, वंदे भारत ट्रेन मेट्रो था, इसका जो है वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि नमो भारत रैपिड रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ये कहां से कहां तक चलेगी, तो आप याद रखिएगा, ये भुज से अहमदाबाद तक, भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसका पहले नाम क्या था, वंदे भारत मेट्रो था, इसका अनावरण कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कार्यकाल क्या होगा, ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। अभी इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन से होंगे इसको अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन आपको इसका जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो 23वें विधि आयोग का जो गठन किया गया है वो 1 सितंबर 2024 से शुरू होकर ये
31 अगस्त 2027 तक कार्यकाल इसका रहेगा 3 वर्ष का। इसमें 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसे संविधान के किसी एक्ट द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया था, बल्कि भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की अधिसूचना के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो भारत सरकार की एक अधिसूचना के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था विधि मंत्रालय के तहत एक सलाहकारी निकाय के रूप में, इसलिए गैर संवैधानिक निकाय है, इस बात को याद रखना। स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला जो विधि आयोग बना था 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो पहला विधि आयोग बना था 1955 में MC सीतलवाड़ा की अध्यक्षता में बना था। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन से थे, तो आप क्या बताएंगे? सीतलवाड़ा। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाएगा तो पहला विधि आयोग ब्रिटिश काल में 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था। 23वां विधि आयोग बन गया है, इसकी डेट याद रखना। इसके अध्यक्ष को अभी अनाउंस नहीं किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत शहर में जल संचयन जन भागीदारी पहल को शुरू किया गया है और ये पहल जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अनुरूप है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सूरत गुजरात में जल संचयन जन भागीदारी पहल को स्टार्ट किया गया है और ये पहल जल शक्ति अभियान के कैच द रेन के अनुरूप है। जल शक्ति अभियान कैच द रन ये शुरू कब किया गया था? तो 2021 में इसको शुरू किया गया था, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। और जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 की जो थीम है वो क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। जल शक्ति अभियान अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका शुभारंभ किया गया था 2019 में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन का जो उद्देश्य है उसको देख लीजिए, स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाना और जल संकटग्रस्त जिलों में पानी की उपलब्धता को सुधार करना, राइट। तो स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और जल संकटग्रस्त जिलों में पानी की उपलब्धता में सुधार करना जल शक्ति अभियान कैच द रन का उद्देश्य था, जिसे मार्च 2021 में शुरू किया गया था। और इसी पहल के अनुरूप हाल ही में सूरत में जल संचयन जन भागीदारी पहल को शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 की थीम क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था? 2019 में। और जल शक्ति अभियान कैच द रन कब शुरू किया गया था? तो मार्च 2021 में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 76,000 करोड़ की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। वधावन बंदरगाह परियोजना ये भारत का सबसे बड़ा गहरा पानी वाला बंदरगाह होगा और ये वधावन बंदरगाह भारत की किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, इसे याद रखना। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में अपना विदेशी परिषद स्थापित करने वाला पहला ये विश्वविद्यालय बन जाएगा। और ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये याद रखना, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुरुग्राम हरियाणा में अपना विदेशी परिसर स्थापित करेगा और ये पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा इस तरह अपना परिसर स्थापित करने वाला नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन का विश्वविद्यालय साउथहैम्पटन के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। महत्वपूर्ण है। 75वीं वर्षगांठ थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई होगी कि 2024 में इसके 75 वर्ष पूरे हुए। नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नए प्रतीक चिन्ह में देख लीजिए तो इसमें आप देखेंगे देवनागरी भाषा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा होगा और नीचे उसकी ध्वज की भांति एक आदर्श वाक्य, जैसे ध्वज में एक आदर्श वाक्य लिखा है नीचे, वैसे प्रतीक चिन्ह में भी एक आदर्श वाक्य लिखा है संस्कृत श्लोक में। श्लोक है यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः। ध्वज की भांति सबसे ऊपर अशोक चक्र आपको प्रतीक चिन्ह में मिलेगा, बीच में सुप्रीम कोर्ट का भवन और सबसे नीचे आपको संविधान की पुस्तक मिलेगी। नए ध्वज का रंग कैसा है? नीला रंग है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिक्चर में देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये है नया ध्वजवाहक नीले कलर का और ये है प्रतीक चिन्ह। ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा होगा और नीचे आप देखेंगे संस्कृत में श्लोक लिखा होगा। श्लोक याद रखिएगा, श्लोक यतो धर्म स्ततो जयः, यतो धर्म स्ततो जयः। और बीच में आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भवन है और उसके नीचे ये संविधान की पुस्तक है, राइट। और सबसे ऊपर ये अशोक का चक्र है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप याद रखना। और ये जो प्रतीक चिन्ह और नया ध्वज वाहक है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो इसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में जो स्थापित है उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा। हाल ही में महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के द्वारा शुरू किया गया है। सीएम योगी के द्वारा जो शुरू किया गया गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है जिसे महाराजगंज जिले में स्टैब्लिश किया गया है।
ये बेसिकली एशियन किंग गिद्ध या लाल सिरे वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि महाराजगंज जिले में हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया, और ये गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो महाराजगंज जिले में बनाया गया है, ये एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो श्री विजयपुरम। याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। एमी अवार्ड्स 2024 का आयोजन न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित हुआ। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स का आयोजन न्यूयॉर्क यूएसए में किया जा रहा है, इसमें भारतीय अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की जाएगी, और इस तरह एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाला है पहले भारतीय बन जाएंगे वीर दास। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए WHO सत्यापन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो जॉर्डन कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए WHO सत्यापन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी है। पहला तो ये आपको नंबर याद रखना है, और उसमें बिहार का गया शहर शामिल है, और उत्तर प्रदेश PCS का एग्जाम देने वाले उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं, आगरा और प्रयागराज। 70 BPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार का गया शहर शामिल है इन 12 औद्योगिक शहरों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में टेलीग्राम के CEO पावेल डुरो की फ्रांस में गिरफ्तारी के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस की कंपनी डसाल्ट के साथ 80 राफेल खरीदने की $20 मिलियन की डील को रद्द कर दिया है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, 70 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में आने लायक ये प्रश्न है, और ये आपको जल्दी किसी मैगजीन में मिलेगा नहीं। तो याद रखिएगा, टेलीग्राम के CEO पावेल डुरो की फ्रांस में जब गिरफ्तारी हुई, तो इस गिरफ्तारी के बाद यूनाइटेड स्टेट अमीरात ने फ्रांस की कंपनी डसाल्ट के साथ 80 राफेल खरीदने की जो $20 मिलियन की डील थी उसको रद्द कर दिया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वो 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। हाल ही में ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका पूर्व नाम था ट्विटर, इसको जो है बैन कर दिया है ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में केन्या की अदालत ने देश की सरकार और अडानी समूह के मध्य देश के मुख्य हवाई अड्डा जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नवीकरण करने के बदले जो है 30 वर्ष के पट्टे पर देने के प्रस्तावित सौदे को निलंबित कर दिया है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 70 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरीके के इवेंट्स पूछे जाते हैं, और अमूमन आपको ये किसी मैगजीन में देखने को नहीं मिलेंगे, तो याद रखिएगा। अडानी समूह और केन्या की सरकार के द्वारा एक समझौता हुआ था। जो केन्या का एक मुख्य हवाई अड्डा है जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अडानी समूह के द्वारा समझौते के माध्यम से इस हवाई अड्डे का नवीकरण किया जाना था, और उसके बदले में इसे 30 वर्ष पर जो है पट्टे पर लेना प्रस्तावित था। लेकिन हाल ही में केन्या की अदालत ने इस प्रस्तावित सौदे को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। तो याद रखिएगा, अगस्त सितंबर माह के प्रमुख चक्रवात देख लीजिए, जिसमें टाइफून यागी ये काफी महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान यागी, जो टाइफून यागी चक्रवात है, ये इस वर्ष एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी चीन सागर में प्लाऊ द्वीप से हुई थी, और इसका जो नामकरण किया गया है वो जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के द्वारा किया गया है। टाइफून यागी के बारे में दोनों बातें आपको याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है टाइफून यागी की, कि दक्षिणी चीन सागर में स्थित प्लाऊ द्वीप से। टाइफून यागी का नाम किसने दिया, तो जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने। हरिकेन जॉन आया था मैक्सिको की खाड़ी में। हरिकेन हेलेन आया था कैरिबियन सागर में। टाइफून क्रैथॉन देखेंगे तो ये दक्षिणी चीन सागर में आया चक्रवात था। और चक्रवात आसाना ये अरब सागर में उठा चक्रवात था, जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। इसके अलावा तूफान सांसान, ये जापान का जो दक्षिणी द्वीप है क्यूशो द्वीप, यहाँ पर आपको देखने को मिला था। और तूफान बेबिंका, ये चीन के संघाई शहर में आया था। कुछ चक्रवात हैं जिनके अलग अलग सागरों में अलग अलग नाम है। जैसे हिंद महासागर में जो चक्रवात आता है उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। कैरिबियन सागर में जो आता है उसे हरिकेन कहते हैं। चीन सागर में उठे चक्रवात को टाइफून कहते हैं। जापान के चक्रवात को टाइफू। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। फिलीपींस में कहते हैं बागु इयो। और अमेरिका में टॉर्नेडो कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपके ज्योग्राफी सेक्शन में पूछा जाता है। तो ये सभी बातें याद रखना है। बाकी हाल ही में आए जो प्रमुख चक्रवात हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तूफान जो यागी आया था, तूफान यागी से प्रभावित देशों को सहायता करने के लिए भारत ने सद्भावना ऑपरेशन सद्भाव के तहत जो है राहत सामग्री भेजी थी, जिसमें
तूफान यागी से प्रभावित देश वियतनाम की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत C-17 विमान से $1 मिलियन की राहत सामग्री भेजी थी। इसके अलावा तूफान यागी से प्रभावित देश म्यांमार, लाओस को भी राहत सामग्री भारत के द्वारा भेजी गई थी। ये ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन सद्भाव के तहत। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया किससे संबंधित था, तो टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन था। मौसम विभाग के अनुसार तूफान यागी इस वर्ष एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान था। तूफान यागी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो दक्षिणी चीन सागर में स्थित पलाऊ द्वीप से, और इसका नामकरण जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के द्वारा। बाकी अन्य चक्रवातों को भी आप देख लीजिए, यहाँ से आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है। हाल ही में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट खोला गया है। कहाँ? केरल के कोल्लम में। याद रखिएगा, केरल के कोल्लम में पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए। WHO ने नेपाल के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। तो इस बात को याद रखना। नेपाल का कौन सा नगर पालिका है, तो धुलीखेल नगर पालिका है, जिसे पहला स्वस्थ शहर नेपाल का और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है WHO ने। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ये अंतरिक्ष से ही वोट डालेंगे। अभी हमने इसके बारे में ऊपर चर्चा भी की थी कि अब सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर को फरवरी 2025 में नासा के द्वारा लाया जाएगा, और नवंबर 2024 में जो राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं अमेरिका के, तो उसके लिए वो अंतरिक्ष से ही वोट डालेंगे। इससे पूर्व भी 1997 में डेविड उल्फ, जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन से वोट डाला था और पहले अमेरिकी बनने थे। तो इस बात को भी याद रखना है कि ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी 1997 में डेविड उल्फ ने अंतरिक्ष स्टेशन से जो है अमेरिकी चुनाव में वोट डाला था, राइट। और इस बार नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सुनीता विलियम्स और उच विल्मोर जो है वो अंतरिक्ष से ही वोट डालेंगे। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक 2024, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा जारी किया गया है, ये आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, क्योंकि इस वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में भारत को टियर 1 का दर्जा दिया गया है। भारत 100 में से 98.49 के उत्कृष्ट स्कोर के साथ भारत आदर्श देशों की सूची में शामिल हुआ। तो टियर 1 का दर्जा हासिल किया है भारत ने वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम 2020 के तहत डेंगू बुखार को कर्नाटक में महामारी रोग घोषित किया। अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है, और इसके प्रावधान देख लीजिए, काफ़ी अखबार की सुर्खियों में रही न्यूज़ थी। तो अब जो अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया गया है, इसमें बलात्कार करने और पीड़ित को चोट पहुंचाने के अपराध के लिए अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं देखा जा रहा था जहां पर अनिवार्य रूप से मृत्युदंड का प्रावधान हो, इसलिए ये अब महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें बलात्कार करने जैसे अपराधों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। दोषियों को पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा का भी इसमें प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया जाएगा, और पहली रिपोर्ट दर्ज होने के 21 दिनों के भीतर मामले की समयबद्ध जांच अनिवार्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपके स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं बनाकर इस विधेयक के संबंध में। अल्जीरिया ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में सबसे नए सदस्य के रूप में ये शामिल हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य के रूप में किसे मंजूरी मिली है? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए, 2015 में इसे ब्रिक्स देशों के द्वारा गठित किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का विचार जो दिया गया था वो भारत के द्वारा दिया गया था, दिल्ली में जब 4 ब्रिक्स बैठक हुई थी उस दौरान। फिर 6वें ब्रिक्स सम्मेलन जो 2014 में हुआ था ब्राजील के फोर्टालोजा में, तो फोर्टालोजा घोषणाएं थी, उसमें ब्रिक्स समूह के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के गठन को जो है सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी। फिर 2015 में जो है इसका संचालन शुरू हुआ। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, और इसमें कुछ और बातें भी आप जान लीजिए। ब्रिक्स में ये 5 देश तो थे ही न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश करने में, उसके अलावा 2021 में इसका विस्तार हुआ था, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे को भी न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता दी गई थी। इसको शामिल किया गया था इन 4 देशों को, और हाल ही में अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में मंजूरी दी गई है। तो इस तरीके से 5 ब्रिक्स देश हो गए हैं, 5 ब्रिक्स देश हो गए हैं। 4 देश 2021 में जुड़े थे, बांग्लादेश, मिस्र, यूए, उरुग्वे, और एक हाल ही में 2024 में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक सदस्य के रूप में जुड़ गया। वर्तमान अध्यक्ष देखें न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो ये डिल्मा वान राउसेफ हैं, डिल्मा वान राउसेफ हैं वर्तमान में इसकी अध्यक्ष, और ये विल्मा वान राउसेफ ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। भारत के केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष बने थे, राइट। पूरे महाराष्ट्र में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी गई, इस बात को याद रखना। से पूछा जाएगा कि भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल प्लांट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो ये पुणे में। हाल ही में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 101वां सदस्य बन गया है। जो 100वां सदस्य बना था जुलाई में, ये बना था पराग्वे,
और हाल ही में 101वें सदस्य के रूप में किसने सदस्यता ग्रहण की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की? तो नेपाल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने संसद की तर्ज पर पहली बार शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शून्यकाल को शुरू किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने भी पहली बार संसद की तर्ज पर शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शून्यकाल 12:30 से 1 बजे तक यानी आधे घंटे के लिए शुरू किया जाएगा। हाल ही में लातूर, जो महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा लातूर, महाराष्ट्र में किया गया। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई फिल्म है लापता लेडीज। लापता लेडीज के निर्देशक कौन थे? तो किरण राव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सानत, गुजरात में एक सेमीकंडक्टर स्थापित करने के लिए कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कहाँ की जाएगी? सानत, गुजरात में, और उसके लिए कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को जो है मंजूरी दे दी गई है यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए। सी बॉक्स पोर्टल, अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल है जिसमें सी बॉक्स पोर्टल है। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए। भास्कर पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। विजियो NXT पोर्टल, इसे केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इस पोर्टल के तहत भारत को वैश्विक फैशन लीडर के रूप में स्थापित किया जाएगा। नोकिया की नई 6G लैब, ये महत्वपूर्ण है। नोकिया की नई 6G लैब बेंगलोर में 6G प्रौद्योगिकी और 6G अनुप्रयोग के लिए नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान के मध्य एक संयुक्त समझौता हुआ है। यानी अभी तक हम लोग सही से 4G का इस्तेमाल करते हैं और हाल ही में 6G प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए नोकिया की एक नई 6G लैब बेंगलोर में नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान के मध्य एक संयुक्त समझौता हुआ है 6G प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों को समझने के लिए। राइट। 15 अगस्त 2024 को राम नारायण अग्रवाल, जिन्हें हम अग्नि मिसाइल का जनक कहते हैं, इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 30 अगस्त 2024 को किंगी तुहितियो पुतोतो ते वहेरो होरा, ये न्यूजीलैंड के माओरी के राजा कहला जाते थे। 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है 30 अगस्त 2024 को। किंगी तुहितिया पुतोतो ते होरे हेरो, नाम ऐसा है कि पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, बस एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, प्रश्न आए तो जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये न्यूजीलैंड के माओरी राजा कहलाए जाते थे। माओरी न्यूजीलैंड की एक जनजाति है, याद रखिएगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है 30 अगस्त 2024 को। हाल ही में जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलियन डिजाइनर्स मिलियन ड्रीम्स पहल को शुरू किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, ये याद रखिएगा, जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलियन डिजाइनर्स मिलियन ड्रीम्स पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। तो इस तरीके से हमने सितंबर 2024 मंथ की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं को डिटेल में पढ़ा। अब यहाँ से पढ़ने के बाद आपका कुछ सितंबर 2024 की घटनाओं से कुछ पूछा जाएगा, तो वो प्रश्न जो है आप करने की स्थिति में होंगे। जो बच्चे 70 BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस संकल्प बैच से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6306473800। तो 70 BPSC की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इस नंबर पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारी सभी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल होती है। PDF 499 में इस 70 BPSC की प्रिपरेशन से रिलेटेड सभी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, मेंस प्रीलिम्स दोनों की। बाकी जो बच्चे केवल करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स की, तो वो इसी दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज करके जानकारी लेकर जो है PDF ले सकते हैं। राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।